आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने वाली आदेशिकाएं। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता का जो अध्याय 6 है, ये पूरा का पूरा अध्याय उन जो किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए विवश कर सकती है। तो यदि किसी न्यायालय को अपने समक्ष किसी व्यक्ति को विवश करना हो हाजिर होने के लिए, तो वह क्या कर सकता है और कैसे वह विवश कर सकता है, उसके बारे में आप प्रावधान देखिए। 4 तरीके बताए गए हैं। इन्हीं 4 तरीकों से ही न्यायालय किसी व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है। जिसमें से पहला तरीका जो बताया गया है वो है समन। समन क्या होता है? एक तरीके का नोटिस होता है जो कि 2 प्रति में होता है और किसी व्यक्ति को समन जारी करके यानी कि नोटिस जारी करके कोर्ट अपने समक्ष हाजिर होने के लिए बुलवाता है। दूसरा जो तरीका बताया गया है वो है वारंट। वारंट जो है वो पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है, जिसमें पुलिस गिरफ्तार करके उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करती है। इसके पश्चात हम देखेंगे उद्घोषणा क्या होता है और कुर्की क्या होता है, और इनके द्वारा कैसे हम किसी अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए विवश कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे अन्य ऐसे और कौन से नियम हैं जो किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए विवश करने के लिए न्यायालय जारी करने के लिए सक्षम है, और दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 6 में उसे शक्ति दी गई है। चलिए आगे देखते जाते हैं। पहला जो तरीका बताया गया है वह है समन। समन किसे हम समन कहते हैं? समन एक तरह का नोटिस है जो न्यायालय किसी को भेजता है। आपने सुना होगा सामान्यतः कोर्ट से किसी के पास नोटिस आया हो, तो ये नोटिस क्या होता है, यानी कि ये समन क्या होता है और क्यों ये जारी किया जाता है। तो समन वैसे तो जारी करने के बहुत सारे नियम हैं कि ये अलग अलग उद्देश्य से जारी किए जाते हैं, परंतु इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उपस्थिति हेतु समन, क्योंकि यहाँ पर समन जारी करने का उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति को न्यायालय में बुलाना, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए विवश करना। तो इसके लिए इस चैप्टर में समन का प्रावधान जोड़ा गया है। तो जैसा कि हम चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ का समन उपस्थिति के लिए है। तो आप देखिए धारा 61 में समन के प्रारूप का प्रावधान किया गया है कि समन का प्रारूप क्या होगा और कैसे इसे जारी किया जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित में होगा। यानी कि समन कैसा होता है? हमेशा लिखित में होता है। कितनी प्रतियों में होता है? 2 प्रतियों में होता है, और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करता है, और साथ ही साथ उस समन पर न्यायालय की सील लगी होती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट देखते हैं समन का कैसा होता है। समन लिखित में होता है, कितने प्रति में? 2 प्रति में। सिग्नेचर किसका होता है उस पर? न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का। और मुद्रा किसकी लगी होती है? उस न्यायालय की मुद्रा लगी होती है जिसने कि समन जारी किया है। ठीक है, तो समन का फॉर्मेट आप लोग को समझ में आया। लिखित में होगा, 2 प्रतियों में होगा, हस्ताक्षरित होगा और उसमें कोर्ट का सील मुद्रा लगी होगी। अगली जो हम धारा देखते हैं, यह धारा 62, जिसमें बताया गया है समन की तामील कैसे की जाएगी। इसमें समन की तामील के नियम बताए गए हैं। देखिए बहुत ही सरलता से हम इसे पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक समन की तामील किसके द्वारा की जाएगी। यानी कि धारा 62 का पहला उपधारा बताता है समन की तामील किस किस के द्वारा किया जा सकता है। इसमें पहला बिंदु है पुलिस अधिकारी के द्वारा। समन किसके द्वारा तामील किया जा सकता है? पुलिस अधिकारी के द्वारा तामील किया जा सकता है, या न्यायालय में समन की तामील करने के लिए हो सकता है न्यायालय किसी व्यक्ति को सशक्त कर दे या कोई अधिकारी नियुक्त कर दे, या किसी अन्य व्यक्ति को भी समन की तामील के लिए न्यायालय पावर दे सकता है। साथ ही हम अगला बिंदु देखते हैं कि अन्य लोक सेवक द्वारा की जाए। अन्य लोक सेवक का मतलब क्या है? समन की तामील करने के लिए कोर्ट मुहर्रिर होते हैं जो कि लोक सेवक होते हैं, ये जाकर समन की तामील करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समन तामील जो है वो 3 व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। पहला है पुलिस अधिकारी के द्वारा, दूसरा है न्यायालय का कोई अधिकारी इसे समन की तामील कर सकता है न्यायालय द्वारा प्राधिकृत होकर, या यदि न्यायालय में समन की तामील करने के लिए कोई लोक सेवक नियुक्त है तो वह लोक सेवक भी उस समन की तामील कर सकता है। अब देखिए
जो दूसरा बिंदु है, यहाँ पर बताया गया है कि समन कैसे तामील की जाएगी। हमने अभी पढ़ा कि समन कौन कौन तामील कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि समन की तामील कैसे की जाएगी। समन की तामील कैसे की जाएगी? समन की तामील समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, समन 2 प्रति में होता है। कितनी कॉपी में होता है? 2 कॉपी में। तो एक को दे दिया जाएगा व्यक्तिगत रूप से, यानी पर्सनली दिया जाएगा। और दूसरे में क्या किया जाता है? 2 प्रति है तो 1 प्रति तो दे दिया गया। दूसरा प्रति का क्या होगा? दूसरे प्रति में रसीद हस्ताक्षरित कराएगा कि हाँ मैंने प्राप्त किया। तो प्राप्त किया करके वहाँ पर समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सिग्नेचर कराया जाता है और उसकी पावती यानी कि रसीद जो है वो न्यायालय में लाकर दूसरी प्रति को जमा किया जाता है कि हाँ समन की तामील जो है वो सम्यक रूप से कर दी गई है। इसीलिए समन जो है वो 2 प्रति में होता है, जिसमें से एक प्रति को वह व्यक्ति पाता है और दूसरे प्रति को वह व्यक्ति रसीद के रूप में हस्ताक्षरित करता है, जिसे न्यायालय में तामील करने वाला व्यक्ति लाकर जमा करता है। तो ये था समन की तामील कैसे की जाए, जिसमें हमने देखा कि समन की तामील कौन कर सकता है, करने का तरीका क्या होगा और रसीद कौन हस्ताक्षरित करेगा। ठीक है। अब अगली धारा देखते हैं 63, जिसमें बताया गया है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। यदि कोई निगम है तो निगम में समन की तामील कैसे होती है? इसके कुछ अलग नियम होते हैं जो कि 63 में बताए गए हैं। देखिएगा धारा को कि हर निगम में एक सचिव होता है। सचिव ना हो तो वहाँ का कोई मैनेजर होगा, अब मैनेजर नहीं है तो वहाँ पर कोई भी एक प्रधान अधिकारी होगा। उस प्रधान अधिकारी को भी समन दिया जा सकता है, या कोई भी नहीं है ऐसे में तो जो उसका मुख्य अधिकारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD जो होगा उसके पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी समन की तामील की जा सकती है। तो यहाँ पर समन की तामील जो है हम देख रहे हैं निगमित निकायों और सोसाइटियों पर कैसे होता है समन की तामील। या तो उसका कोई सचिव होगा, सेक्रेटरी, उसे दिया जा सकता है, मैनेजर को दिया जा सकता है, कोई दूसरा वहाँ प्रधान अधिकारी होगा उसे दिया जा सकता है, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो जो भी HOD होगा उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD मुख्य अधिकारी के पते पर बाई पोस्ट भी समन को भेजा जा सकता है। ऐसा यहाँ पर 63 में नियम बताया गया है। आई होप आप सब लोग को ये नियम समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल नियम है। अब अगली हम जो धारा देखते हैं ये धारा है 64, जिसमें बताया गया है कि जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील, यानी कि जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है यदि वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं है या नहीं मिल पा रहा है तब हम समन आखिर किसको दें। जैसे किसी के नाम से, ये बाई नेम समन जारी किया जाता है। यदि जिसके नाम से समन जारी हुआ है वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है या वो नहीं मिल रहा है तो फिर समन किसे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नियम क्या कहता है। वहाँ पर समन की तामील कैसे की जाएगी? 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के किसी सदस्य को, कुटुंब यानी उसके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, तो परिवार के किसी सदस्य को उसके पास छोड़कर की जा सकती है कि भाई ये इनके नाम से समन जारी हुआ है जो आपके परिवार के सदस्य हैं और आप इन्हें ये समन दे दीजिएगा। अब देखिए ये तो समन हमने दे दिया परिवार के सदस्य को, पर दूसरी प्रति का क्या किया जाएगा? क्योंकि समन तो 2 प्रति में होता है, तो दूसरी प्रति में जिस व्यक्ति के पास भी हम समन को छोड़कर जा रहे हैं दे देना करके, उसकी दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर यानी सामने तरफ जिसके पास भी हम छोड़ रहे हैं उसके सिग्नेचर कराते हैं, जिसे हम रसीद के रूप में न्यायालय में लाकर जमा करते हैं। तो समन की तामील कैसे होती है? यदि सामने वाला व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है तो उसके फैमिली मेम्बर को किसी को हम दे सकते हैं, लेकिन यह नियम ये है कि किसी बच्चे को समन नहीं देना है, कोई वयस्क हो यानी कि बालिग होना चाहिए। तो 2 प्रति में से एक प्रति को उस वयस्क सदस्य जो उसके परिवार का सदस्य है उसके पास छोड़ दिया जाता है और दूसरी प्रति में उसका सिग्नेचर, रसीद के लिए हमने सिग्नेचर करा लिया। अब इस दूसरी प्रति को न्यायालय में हम लाकर जमा करते हैं जो कि सम्यक रूप से तामील का सबूत माना जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए एक स्पष्टीकरण बताया गया है। ये स्पष्टीकरण आखिर क्या है? ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सेवक जो होता है यानी कि घर का जो नौकर होता है, क्या वो नौकर इस कुटुंब के सदस्य
की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पष्टीकरण में बताया गया है कि सेवक जो होता है वो किसी भी अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब हम समन की तामील करते हैं तब हम घर के नौकर को समन को देकर तामील हुआ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सेवक जो होता है वो कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाता है। और यहाँ पर धारा 64 में प्रावधान है कि कुटुंब के किसी सदस्य को देना है, किसी सेवक को नहीं। ठीक है, अगली परिभाषा हम देखते हैं, सारी परिभाषा ये है धारा 65, जिसमें बताया गया है कि जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया क्या होगी। हमने अभी तक देखा दो प्रकार के समन की तामील, जिसमें हमने देखा पहला प्रकार यह है कि पर्सनली जिसके नाम से समन आया है उसी को दे दिया जाता है। दो प्रति में समन होता है तो एक प्रति उसे दे दिया जाता है, दूसरे प्रति में उसी से ही पावती या रसीद सिग्नेचर करा लिया जाता है। यदि वो व्यक्ति घर पे नहीं है तो उसके घर पे जो भी वयस्क पुरुष सदस्य होगा, उसके कुटुंब का कोई सदस्य होगा, कोई फैमिली मेम्बर होगा, तो हम दो प्रति में से एक प्रति को उसके फैमिली मेम्बर को दे देते हैं, ये कहकर कि जब वह व्यक्ति आए तो उसे ये समन दे दिया जाए, या उसे बता दीजिएगा कि उसके नाम से कोई समन आया है। और दूसरी जो प्रति होती है उसमें जिस भी व्यक्ति को हम समन देते हैं, जिसके फैमिली मेम्बर को, उस फैमिली मेम्बर का हम सिग्नेचर करा लेते हैं और उसे न्यायालय में लाकर हम जमा करते हैं। ये दो तरीके हैं, या तो पर्सनली दिया जाता है, या तो वह व्यक्ति नहीं है तो उसके घर के किसी सदस्य को भी हम समन दे सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों तरीके फेल हो जाते हैं, यानी जब हम समन की तामील करने गए तो ना तो वह व्यक्ति वहाँ पर मिला और ना ही उसके फैमिली मेम्बर्स कोई मिले वहाँ पर, तब समन की तामील कैसे की जाएगी, ये एक क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर बताया गया है सेक्शन 65 में कि जब इन दोनों प्रकार से समन की तामील न की जा सके तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक नियम बनाया गया है धारा 65 में, इसे हम चस्पा तामील का नियम भी कहते हैं। चस्पा तामील, चस्पा यानी चिपकाना होता है। क्या चिपकाना? समन चिपकाना। देखिए समन जो दो प्रति में होता है, जब तामील करने के लिए हम जाते हैं और पता चलता है कि वह व्यक्ति जो है समन की तामील से बचने के लिए, यानी कोर्ट के नोटिस को पाने से बचने के लिए वो व्यक्ति भाग जाता है, उसका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पर नहीं मिलता है, तब उसके घर पर, गेट पर, या जहाँ पर भी वो व्यक्ति निवास करता है, उसके रहने का स्थान, या मामूली तौर पर कहीं पर निवास करता है, जैसे कि हो सकता है उसका कोई दुकान हो आसपास, या कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ पर वो जनरली रहता है, उसके किसी सहज दृश्य भाग में, यानी कि जहाँ से उस व्यक्ति को वो समन आसानी से दिखाई दे दे कि न्यायालय का ये समन है जो मेरे लिए आया हुआ है, ऐसे किसी सहज दृश्य भाग में चिपका दिया जाता है। इसीलिए इसको चस्पा तामील कहा जाता है, क्योंकि इसमें समन की तामील चिपका कर किया जाता है। तो कहाँ कहाँ चिपकाया जा सकता है समन की तामील? उसके घर पर, उसके वास स्थान पर, या ऐसी जगह पर जहाँ पर मामूली तौर पर वह निवास करता है, और इस जगह के किसी सहज दृश्य भाग में जहाँ आसानी से उसे दिख सके, जैसे कि कोई हो सकता है उसके दरवाजे पर चिपका दिया जाए, या उसके दरवाजे के पास ही दीवार पर बड़े अक्षरों में चिपका दिया जाए कि उसके लिए समन आया हुआ है, और उस समन को वहाँ पर चिपका दिया जाए जिससे ईजिली उसे दिख जाए कि हाँ ये समन जो है मेरे लिए यहाँ पर चिपकाया गया है। और तब न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक रूप से तामील हो गई है। न्यायालय क्या घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक रूप से तामील हो गई है। या न्यायालय अगर चाहे, यदि न्यायालय को ये लगता है कि नहीं इस प्रकार की तामील से हो सकता है कि वह व्यक्ति जो है उसे समन प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो वह ऐसी नई रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है, कोई नया तरीका बता सकता है और फिर से समन की तामील का आदेश दे सकता है, जैसा कि न्यायालय उचित समझे। तो ये क्या है, हम जो धारा 65 यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चस्पा तामील जिसे हम कहते हैं, ये समन तामील का एक वैकल्पिक उपागम है। वैकल्पिक यानी कि यह एक तरीका मात्र है कि यदि पूर्व में जो प्रकार बताए गए हैं समन तामील के, यानी पर्सनली या फैमिली मेम्बर को जो समन देकर हम तामील कर रहे थे, अगर उस तरीके से तामील नहीं हो पाती है समन की, तब चस्पा तामील का प्रयोग किया जाता है। ये एक वैकल्पिक तरीका है। और यदि न्यायालय
इस तामील से संतुष्ट नहीं है तो वह नई रीति से समन तामील करने का आदेश दे सकता है, ऐसा इस धारा में प्रावधान बताया गया है। तो ये बहुत ही सरल धारा है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि समन की 2 प्रति में से एक प्रति को उसके घर पर या मामूली तौर पर जहाँ पर वह निवास करता है उसके सहज दृश्य भाग में चिपकाकर समन की तामील कर दी जाती है, और इस धारा को चस्पा तामील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगली जो हम धारा देखते हैं ये धारा है धारा 66, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि सरकारी सेवक है तो उस पर समन की तामील कैसे की जाएगी। सरकारी सेवक पर यहाँ पर आप देखिए कि ये पर्सनली किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया जा रहा है। समन जो है किसी भी व्यक्ति को पर्सनली नहीं दिया जा रहा है, बल्कि किसी सरकारी सेवक को उसके पद के नाम से समन जारी किया जा रहा है। जैसे कि किसी तहसील का तहसीलदार है तो उसे पद के नाम से यानी तहसीलदार के नाम से यदि समन जारी किया गया है तो ये चूँकि ये पर्सनल नहीं है इसलिए ये उसके घर में जाकर नहीं चिपकाया जाएगा, या घर पे जाकर पर्सनली नहीं दिया जाएगा, या घर पर जाकर उसे अगर वह उपस्थित नहीं तो उसके फैमिली मेम्बर को घर पर पर्सनली नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यह एक सरकारी सेवक है और सरकारी सेवक पर सरकारी सेवक होने के हैसियत से यानी उसके पद के हैसियत से, पद नाम से यदि समन जारी हुआ है तो कैसे तामील की जाएगी। देखिए कैसे तामील की जाएगी। न्यायालय ऐसा समन 2 प्रति में उस कार्यालय के प्रधान को, जो भी वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा HOD, उसे भेजा जाता है जहाँ पर ऐसा व्यक्ति लोक सेवक है। यानी यहाँ पर HOD जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसके नाम से समन भेजा जाता है, और जो HOD होता है वो फिर अपने उस सेवक को बुलाता है जो सरकारी सेवक है और उस पर वो तामील कराता है। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो उस कार्यालय के प्रधान यानी HOD को सौंप दी जाती है कि आप अपने अधीनस्थ जो सरकारी सेवक है उस पर आप तामील कराइए। इसके पश्चात क्या करता है, वो जो HOD होता है वो उस सरकारी सेवक को बुलाता है, उसे समन की तामील कराता है और उसके बाद उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देता है कि हाँ समन की सम्यक रूप से तामील हो गई है। और जो ऐसा हस्ताक्षर होता है वही सम्यक रूप से तामील कहलाता है, यानी कि अब नोटिस जो है वो सामने वाले को मिल गई है, ये न्यायालय विश्वास कर लेता है। इसे कहते हैं सम्यक रूप से तामील होना। तो यहाँ पर आप देखिए सरकारी सेवक पर तामील कैसे की गई। सरकारी सेवक को डायरेक्ट नहीं दिया गया है समन, बल्कि क्या किया गया है कि सरकारी सेवक जिस कार्यालय पर अपनी सेवा दे रहा है उस कार्यालय के जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, उस हेड को समन दिया जाता है। उसके बाद वो हेड जो है वो उस सरकारी सेवक पर समन की तामील कराता है, उसका सिग्नेचर कराता है और अब पृष्ठांकन सहित अपने हस्ताक्षर करके कि हाँ समन की सम्यक रूप से तामील हो गई है, न्यायालय को वो लौटा देता है। तो कभी भी सरकारी सेवक पर डायरेक्टली समन की तामील नहीं होती है, उसके कार्यालय के प्रधान पर पहले समन को पहुंचाया जाता है। यह तरीका बताया गया है 66 पर कि सरकारी सेवक पर समन की तामील कैसे होगी। अगली जो हम धारा पढ़ने वाले हैं यह है धारा 67, जिसमें बताया गया है स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील कैसे होगी। हर न्यायालय का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, जिस क्षेत्राधिकार में ही वह रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। पर कभी कभी जो है कोई व्यक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है और न्यायालय को उसे समन की तामील करनी होती है। तब ऐसी परिस्थिति में जबकि जिस व्यक्ति पर समन तामील करना है वह व्यक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया है, वह बाहर रहता है, तब न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के व्यक्ति पर समन की तामील कैसे करवा सकता है, इसके बारे में प्रावधान बताया गया है सेक्शन 67 में कि क्या वह तरीका है जिससे एक न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के व्यक्ति को भी समन की तामील करवा सकता है। तो देखिए कैसा होगा। जब न्यायालय यह चाहता है कि समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में किया जाए, तब वह ऐसा समन 2 प्रतियों में, कितनी प्रति में, 2 प्रति में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा। किस मजिस्ट्रेट को भेजेगा? जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है, यानी जिसके क्षेत्राधिकार में वो स्थान आता है उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा, या समन किया गया व्यक्ति जहाँ पर निवास करता है। माना कि मैं रायगढ़ जिला का मजिस्ट्रेट हूँ
और मुझे समन की तामील कराना है बिलासपुर में, जो कि मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर का है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रायगढ़ जिला का मजिस्ट्रेट बिलासपुर जिला के उस स्थान के मजिस्ट्रेट को जहाँ पर वह व्यक्ति जिसे समन की तामील करना है रहता है, उस मजिस्ट्रेट को मैं समन को भेजूँगा कि सर आप इस समन की तामील कराइए, क्योंकि यह मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है पर आपके क्षेत्राधिकार में आता है। तब वह मजिस्ट्रेट उस समन को इस प्रकार से तामील करवाता है मानो उसने स्वयं ही उस समन को जारी किया हो। ठीक है, तो ये तरीका है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के किसी व्यक्ति पर समन की तामील कराना। कैसे कराई जाती है समझ में आया? कैसे कराई जाती है हम तो खुद कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर चले गया। तो जिस भी मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आएगा उस मजिस्ट्रेट को हम समन को रिफ़र करते हैं कि सर ये मजिस्ट्रेट सर ये जो है समन है और ये व्यक्ति जिसे समन की तामील करनी है वो आपके क्षेत्राधिकार में रहता है, तो आप इसे तामील करा दीजिए। तब वह मजिस्ट्रेट उस समन को उसी प्रकार तामील कराता है जैसे कि उसने स्वयं ही उस समन को जारी किया हो। यह तरीका बताया गया है सेक्शन 67 में। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डायरेक्ट समन की तामील नहीं की जाती है, बल्कि जिस क्षेत्राधिकार में वह रहता है उस क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट को समन भेजा जाता है। अगली धारा है 68, जिसमें बताया है कि ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। इसका मतलब क्या है? धारा को समझिए कि जब किसी व्यक्ति पर समन की तामील कोई व्यक्ति करने के लिए गया है, जैसे कोई लोक सेवक है, पुलिस अधिकारी है या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति जिसे हमने समन तामील करने का दायित्व सौंपा था, उसने समन तो तामील कर दिया लेकिन वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया, तब न्यायालय कैसे मान लेगा कि समन की तामील हो चुकी है? तो देखिए इसका तरीका भी बताया गया है। इसका तरीका ये बताया है कि जिस व्यक्ति ने समन की तामील की है वह मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि हाँ मैंने समन की तामील कर दी है। ठीक है, क्या प्रस्तुत करेगा? शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। और जब भी समन की तामील कराई जाती है तो समन जो है 2 प्रति में होता है, एक प्रति तो दे दिया जाता है और दूसरे प्रति में हम हमेशा पावती लेते हैं। तो ये जो समन की दूसरी प्रति होगी इसे वह अपने शपथ पत्र के साथ भेजेगा और न्यायालय जब उस व्यक्ति का शपथ पत्र प्राप्त करता है कि समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति को भी प्राप्त करता है, तो ये शपथ पत्र और ये समन की दूसरी प्रति ये दोनों साक्ष्य में फिर ग्राह्य होगी, यानी कि न्यायालय अब मान लेगा कि समन की तामील हो चुकी है। तो आप लोगों को समझ में आया कि समन तामील करने वाला अधिकारी जब उपस्थित नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया होती है? बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है कि वो व्यक्ति अगर खुद नहीं आ पा रहा है तो वो अपना शपथ पत्र और समन का जो सेकंड कॉपी है उसे वो न्यायालय को भेज देता है। फिर वो मजिस्ट्रेट मान लेता है कि हाँ समन की तामील हो चुकी है। अगली जो हम धारा देख रहे हैं ये धारा है 69, जिसमें बताया गया है कि डाक द्वारा यानी बाई पोस्ट भी समन की तामील की जा सकती है। और इसका क्या तरीका होगा? यानी कि डाक द्वारा यदि किसी साक्षी पर समन की तामील कराई जाती है तो यहाँ पर आप धारा में गौर कीजिए कि यहाँ पर शब्द यूज किया गया है साक्षी, यानी कि गवाह। साक्षी यानी क्या होता है? गवाह होता है। तो यहाँ पर डाक द्वारा समन की तामील गवाहों को कराई जाती है। किसी अभियुक्त व्यक्ति को यदि समन जारी किया जाता है तो उस पर डाक द्वारा समन की तामील नहीं कराई जाएगी, क्योंकि यह धारा जो 69 है वो केवल और केवल साक्षी यानी कि गवाह पर ही लागू होता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर साक्षी शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। अब आप देखिए कि न्यायालय निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहाँ पर वह मामूली तौर पर निवास करता है, यानी जहाँ पर वो रहता है, या मान लीजिए वहाँ पर वो नहीं रहता है लेकिन वहाँ पर वो कारोबार करता है, उसका दुकान हो सकता है या कोई बिजनेस करता है या कहीं पर वो जॉब करता है या अपने अभिलाषार्थ स्वयं काम करता है, तो सामान्यतः जिस जगह पर उसके मिलने की संभावना होती है उस स्थान पर बाई पोस्ट यानी
वो भी कैसा पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा समन की तामील की जा सकती है कि आप आइए, न्यायालय में आपकी गवाही की आवश्यकता है। क्योंकि यह जो धारा है 69 वो किस पर समन की तामील की बात करती है, यह साक्षी पर यानी कि गवाहों पर ही यह समन की तामील की बात करती है। तो धारा 69 के अनुसार जब किसी गवाह को न्यायालय में बुलाना होता है तब न्यायालय क्या करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा यानी बाई पोस्ट उस व्यक्ति को समन जारी करता है। कौन से एड्रेस पे भेजेगा, जहाँ पर हो सकता है जो गवाह है वो रहता हो, या अगर वो रहता हो उसका पता नहीं है तो जहाँ पर वो अपना बिजनेस करता है, या मान लीजिए कहीं पर वो जॉब करता है तो उस एड्रेस पर भी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समन को भेजा जा सकता है। और यह समन जो है किसी गवाह को भेजा जाता है, और तब भेजा जाता है जब न्यायालय को ये लगता है कि उस व्यक्ति का गवाही न्यायालय की किसी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है।